हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो बेगला 137 का पेपर अपन सोल्व करेंगे जून 2024 में, जो कि अभी लगा है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा और आप मुझे पेपर के एंड में बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर है वो आ जाएंगे। ठीक है, और आपका पेपर कैसा हुआ था। तो दोस्तों, बेगला 137 का जून 2024 का पेपर देख लेते हैं। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, 3 घंटे का इसमें अपने को टाइम मिला था और 100 नंबर का पेपर था। पहला जो सवाल रहता है वो पैसेज का रहता है। पैसेज पढ़ के आपको कुछ सवालों के जो उत्तर है वो देने होते हैं। जैसे कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 1982 आई बिगेन ए सेकुलर पिलग्रिमेज डीप इनटू द अलकनंदा वैली। दोस्तों, इस सारे पैराग्राफ में क्या बातें चल रही है कि जो लेखक है ना, वो उत्तराखंड घूमने आया हुआ है एक गोपेश्वर नाम के स्थान पर, जो कि एक मतलब एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, तीर्थ स्थल है। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थल। ठीक है, तो एक धर्मनिरपेक्ष तीर्थ स्थल है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष तीर्थ स्थल का मतलब है कि यहाँ पर, है ना, आस्तिक भी आते हैं, नास्तिक भी आते हैं, और अलग अलग विश्वासों के, अलग अलग मूल्यों के सिद्धांत जो रखते हैं धर्म से संबंधित, वो सभी धर्मों के जो व्यक्ति है वो यहाँ पे आते हैं। तो माई डेस्टिनेशन वाज गोपेश्वर। तो मेरी जो मंजिल है वो गोपेश्वर थी। ए टाउन दैट क्लिंजेस टू ए हिल समवट शॉर्ट ऑफ बद्रीनाथ। तो ये जो गोपेश्वर नाम की जगह है ये बद्रीनाथ के पास में और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एंड द लिविंग डेटी आई विश्ड टू पे ट्राइब्यूट वाज चंडी प्रसाद भट्ट। तो यहाँ पे वो चंडी प्रसाद भट्ट को है वो ट्राइब्यूट देने आए हुए हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ चिपको मोमेंट। यानी कि दोस्तों, लेखक है ना चंडी प्रसाद भट्ट से है, वो यहाँ पे मिलने आए हुए। किस तरह से उन्होंने चिपको मोमेंट में पर्यावरण संरक्षण का काम किया था, और उत्तराखंड का ये पर्यावरण आंदोलन रहा है चिपको मोमेंट। चंडी प्रसाद भट्ट वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ प्रीस्ट हु टेंडेड द टेम्पल ऑफ रुद्रनाथ। तो दोस्तों, यहाँ पे लेखक है वो चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में बताता है, जो कि एक बड़े नेता थे चिपको आंदोलन के, जो उत्तराखंड में हुआ था। तो चंडी प्रसाद भट्ट है वो एक ऐसे परिवार में जन्मे, इन ए फैमिली ऑफ प्रीस्ट, यानी कि पुजारियों के एक परिवार में जन्मे, हु टेंडेड द टेम्पल ऑफ रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ टेम्पल में उनका जो परिवार है वो सेवा का कार्य किया करता था। इट इज़ ए पार्ट ऑफ पंच केदार। तो दोस्तों, पंच केदार है, ये 5 मंदिरों के टोटल 5 मंदिर आते हैं इसमें। रुद्रनाथ आता है, केदारनाथ आता है, और 3 और आते हैं। द 5 हिमालयन टेम्पल्स डेडिकेटेड टू शिवा। ये जो पंच केदार हैं जो कि भगवान शिव से जुड़े हुए मंदिर हैं। ठीक है, द मोस्ट वेनिरेटेड ऑफ विच इज़ केदारनाथ। वेनिरेटेड का मतलब है जिसका बहुत ही ज़्यादा सम्मान है, जिसको बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, वो है केदारनाथ। इन पंच केदार मंदिरों के अंदर 5 मंदिर। एज ए बॉय चंडी प्रसाद वेंट अप ऑफ्टन टू द फैमिली श्राइन, द जर्नी आल्सो अलर्टिंग हिम टू लोकल ट्रेडिशंस ऑफ फोक इकोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट है वो बचपन से ही अपने पर्यावरण के से जुड़ी हुई जो मतलब कहानियाँ थी, वहाँ पे फोक का मतलब होता है जो कहानियाँ प्रचलित होती है उस इलाके के अंदर। ठीक है, कि मतलब ये फूल आप तोड़ सकते हैं, इस फूल का ये महत्व है। ठीक है, और पर्यावरण से जुड़ी हुई जो बातें वो बचपन से सीख ली थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। वेन ही वॉकड थ्रू द अल्पाइन पास्चर, पास्चर मतलब चारागाह, जहाँ पे मवेशी जानवर चरते हैं। अल्पाइन घास का मैदान का टाइप होता है एक। ही हैड टू टेक ऑफ हिज शूज एज नॉट टू हार्म फ्लोअर्स। तो दोस्तों, जैसे ही वो घास के जो मैदान है वहाँ पे चल रहे होते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट चल रहे होते हैं, तो वो फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इन 4 किलोमीटर स्ट्रेच अबव द अमृत गंगा। यहाँ पे जो गंगा नदी है दोस्तों, भारत में बहुत पवित्र मानी जाती है, और गंगा नदी के 4 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर कुछ जो क्रियाकलाप थे, एक्टिविटीज़ थी, वो बैन थी। जैसे कि स्पिटिंग, कफिंग एंड पिसिंग। यहाँ पर स्पिटिंग का मतलब होता है थूकना, कफिंग का मतलब खांसी। ठीक है, और पिसिंग का मतलब यहाँ पे किसी प्रकार मतलब आप थूक नहीं सकते हैं। खांसी मतलब इस पर भी प्रतिबंध था, और पेशाब करने पर भी यहाँ पे प्रतिबंध था। तो कुल मिला के गंगा नदी के 4 किलोमीटर के दायरे में ये सब जो एक्टिविटीज़ है उस पर बैन थी। ऑन एनीथिंग ऑल द दैट माइट कोज पॉल्यूशन इन द रिवर बिलो। तो दोस्तों, गंगा नदी के 4 किलोमीटर के दायरे में वो सभी एक्टिविटीज़ पर बैन था जिससे कि वहाँ पर प्रदूषण फैलता है। देयर वर टेबूज ऑन प्लकिंग प्लांट्स बिफोर द फेस्टिवल ऑन नंदाष्टमी इन सेप्टेम्बर। दोस्तों, लेखक मतलब
लेखक है वो चंडी प्रसाद भट्ट के जीवन के बारे में बता रहा है कि चंडी प्रसाद जहाँ पे रहा करते थे वहाँ पर दोस्तों कुछ फूलों को तोड़ना मना था। किससे पहले वहाँ पर एक नंदाष्टमी का एक त्यौहार आता था, उस त्यौहार के दौरान कुछ फूल है वो तोड़ना मना था। सितंबर के महीने में आता था ये नंदाष्टमी। वंस ऑन द वॉक टू रुद्रनाथ, चंडी प्रसाद मेट ए शेफर्ड बर्निंग द फ्लोर्स ऑफ द सेक्रीड एंड ब्यूटीफुल ब्रह्म कमल। तो दोस्तों वंस ऑन द वॉक टू रुद्रनाथ, तो जब चंडी प्रसाद भट्ट है वो चल रहे होते हैं रुद्रनाथ में, चंडी प्रसाद मेट ए शेफर्ड, शेफर्ड मतलब चरवाहा है ना, जो कि जानवरों को चराते हैं। बर्निंग द फ्लोर्स, फूलों को जला रहा था। ऑफ द सेक्रेड, सेक्रेड मतलब पवित्र, एंड ब्यूटीफुल ब्रह्म कमल, दोस्तों ब्रह्म कमल नाम का एक बहुत ही पवित्र पौधा होता है, उसके जो फूल होते हैं वो जला रहा था एक चरवाहा। चंडी प्रसाद भट्ट ने उनको देख लिया था। ही आस्क्ड वाई इट बीइंग द वीक ऑफ नंदाष्टमी, तो जो चंडी प्रसाद भट्ट है उन्होंने पूछा कि नंदाष्टमी का त्यौहार चल रहा है, ठीक है, और आप है वो इस फूलों को तोड़कर जला रहे हो। एंड द शेफर्ड आंसर्ड, उस चरवाहे ने उत्तर दिया, दैट ही वुड नॉट हैव नॉर्मली एक्सेप्ट हिज स्टोमक एक्ट हॉरिबली एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्लोर वुड क्योर हिम। तो दोस्तों चरवाहे ने उत्तर दिया कि मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा है, एक मतलब दर्द होना, हॉरिबली मतलब बहुत भयंकर रूप से, एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्लोर, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अर्क होता है, ठीक है, जो फूलों को जला करके जो धुआं निकलते उसको अर्क कहते हैं अपन। वुड क्योर हिम, क्योर हिम का मतलब उसका उपचार कर देगा। तो जो चरवाहा है उसने उत्तर दिया चंडी प्रसाद भट्ट को कि मैं इसलिए ब्रह्म कमल नाम के पौधे के फूल इसलिए जला रहा हूं क्योंकि जो मेरा पेट का दर्द है वो दूर हो जाएगा। बट द ऑफेंडर क्विकली एडेड, ऑफेंडर का मतलब अपराधी, वो एक अपराधी तो था क्योंकि वहां पे नंदाष्टमी का त्यौहार चल रहा था और उस त्यौहार के दिनों में फूलों को तोड़ना मना था। तो अपराधी ने जल्दी से उत्तर दिया, ही हैड ब्रोकन ऑफ द प्लांट विद हिज माउथ, मतलब उसने उस पौधे को और फूलों को अपने मुंह से तोड़ा, लाइक ए शीप, भेड़ की तरह, सो दैट द डेटी वुड थिंक इट नेचर्स नेचुरल ऑर्डर रेदर देन द हैंड ऑफ ए मैन एट वर्क। तो दोस्तों उस चरवाहे ने उत्तर दिया बड़े मतलब चतुराई के साथ में कि उसने हाथों से नहीं तोड़ा, उसने तो मुंह से तोड़ा है। और जो डेटी है मतलब जो देवी है ना, वहाँ की जो देवी है वो ये सोचेंगी कि ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है और इसके अंदर है फूल तोड़े जा सकते हैं, मतलब आप हाथ से मत तोड़ो, आप मुंह से तोड़ सकते हो। तो उसने इस तरह से चतुराई से इसका उत्तर दिया कि मैं हाथ से तोड़ता तो मेरे को पाप लगता, इसलिए मैंने मुंह से तोड़ा है। चरवाहे ने उत्तर दिया चंडी प्रसाद भट्ट को। तो यहाँ पे दोस्तों जो लेखक है वो चंडी प्रसाद भट्ट के ही जीवन के बारे में बता रहा है। ही एक्वायर्ड सच इनफॉर्मल एजुकेशन इन इकोलॉजी, तो यहाँ पे वो चरवाहा था उसने अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रखी थी पारिस्थितिकी से रिलेटेड। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक रूप से, एजुकेशन मतलब शिक्षा, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त कर रखी थी। तो जो चरवाहे ने अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रखी थी पर्यावरण से संबंधित। ही ज्वाइंड द गैरवाल मोटर ऑनर्स यूनियन एज ए बुकिंग क्लर्क, तो चंडी प्रसाद भट्ट ने एक दोस्तों संगठन ज्वाइन किया था, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे वो बाबू का काम किया करते थे। विद द GMOU ही वाज पोस्टेड अप एंड डाउन द अलकनंदा विलेजेस, तो इसके अंतर्गत वो अलकनंदा के जो विलेज थे, उस घाटी के जो गांव थे, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग वो आया करती थी। ही सेज हिज ईयर सेलिंग बस टिकट्स अलर्टेड हिम टू द सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो टिकट बेचते बेचते चंडी प्रसाद भट्ट को इतना अनुभव हो गया था कि उन्होंने सामाजिक विविधता यानी कि समाज में अलग अलग लोग हैं उनसे टिकट लेने आते थे, तो उनके ज्ञान से परिचित, उनकी सोच से परिचित हो गए थे चंडी प्रसाद भट्ट। यहाँ पे आपको दोस्तों समझ में आया होगा इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। तो सवाल देख लेते हैं क्या क्या आया है। वाई नरेटर, नरेटर का मतलब लेखक, कॉल्स हिज जर्नी ए सेक्युलर पिलग्रिमेज, तो लेखक ने अपनी इस यात्रा को धर्म निरपेक्ष तीर्थ यात्रा क्यों कही है। दूसरा सवाल है विच एक्टिविटीज वाज बैंड ड्यूरिंग द वीक ऑफ नंदाष्टमी फेस्टिवल, तो नंदाष्टमी फेस्टिवल के दौरान कौन सी क्रियाकलापों या कौन सी एक्टिविटीज़ पर प्रतिबंध था, ये आपको बताना है। मैंने आपको अभी बताया था, एक तो कफिंग है ना, और एक पिसिंग, और एक स्पिटिंग, थूकना, खांसना वहाँ पे, और पेशाब करना, ये सब एक्टिविटीज़ बैन था वहाँ पे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे द इंसिडेंट्स ऑफ द शेफर्ड इन द पैसेज पॉइंट्स आउट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ,
तो दोस्तों चरवाहे ने जिस तरह से जो उत्तर दिया था कि मैं अपने हाथ से नहीं तोड़ रहा, अगर हाथ से इस फूलों को तोड़ता हूँ तब तो देवी है, वो मेरे को श्राप दे देगी या बुरा मान जाएंगे देवी, पाप लगेगा मुझे, इसलिए मैं मुंह से तोड़ रहा हूँ, है ना। जिस तरह से भेड़ तोड़ती है वैसे मैं फूलों को तोड़ रहा हूँ। तो इससे वो भारतीयों के किस सोच का पता लगता है। दूसरा सवाल है यहाँ पे दोस्तों, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सेम एज रिवेरेंस एंड मेक ए सेंटेंस ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे पैसेज में एक आपको शब्द बताना जिसका समान मतलब निकलता है रिवर्सेंस के जैसा ही, और आपको एक वाक्य भी बनाना है, समझ गए। तो पैसेज में एक ऐसा शब्द देखो जिसका मतलब निकल रहा हो रिवरेंस। आइडेंटिफाई द एंड नेम द लिटरेरी है डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज सेक्युलर पिलग्रिमेज। सेक्युलर पिलग्रिमेज के अंदर कौन सा अलंकार यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो आपको बताना है दोस्तों। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ। और भी सवाल है, जैसे कि आपको ये जो दे रखे है नीचे टॉपिक, इन पे 150 शब्दों पे लिखना है, जैसे कि होमोफोन्स क्या होते हैं, ओनोमेटोपोइया क्या होता है, रिदम और कोहेजन क्या होता है ना। यहाँ से भी दोस्तों बटे में बटे ला सकते हो आप, 20 नंबर का सवाल है। तीसरा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आप फिगर ऑफ स्पीच जानते हो, अलंकार होते हैं, ये इनको लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं अपन। तो ये सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार यूज किया गया और क्यों यूज किया गया वो आपको बताना है। फिर है यहाँ पे आपको मैच करना है, मस्ट बी का मतलब क्या निकलता है, कुड बी का मतलब क्या है इनमें से, तो यहाँ पे मैच करना है। 10 नंबर का, देखो कितना आसान है, आप आराम से ला सकते हो। आगे आपको क्या करना है कि ये जो वर्ड दे रखा है, जैसे कि डिसीव दे रखा है पहले के अंदर, तो डिसीव का यहाँ पे मतलब डिसीव की जगह कोई और शब्द आ सकता है, तो वो आपको लिख देना, शब्दों का सही रूप यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये भी 10 नंबर का है। आगे देखो आप यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ फ्रेजल वर्ब दे रखी है। फ्रेजल वर्ब आप जानते हैं कि वर्ब के आगे जब एडवर्ब लगा देते हैं या प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ईडियम्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो सही ईडियम का यूज करना है। सबसे पहले तो ये आपको पता रहना चाहिए, कीप और प्लेस इन परस्पेक्टिव, ए फ्लेयर, फॉर, स्टेब्लिश्ड पैटर्न, इनका सबका मतलब क्या है। तो आपको रिक्त स्थानों में ये सब भरना है, ब्लैंक में भरना है, ठीक है। आगे क्या है, आर्टिकल का यूज करना है, 5 नंबर का सवाल है, तो ये आराम से कर लोगे आप। फिर 8वां जो सवाल है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, लिंकिंग वर्ड्स लिखने हैं। लिंकिंग वर्ड क्या होता है, जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब दोस्तों कंजक्शन और लिंकिंग वर्ड में ये अंतर है, कंजक्शन तो है मतलब दो छोटे वाक्यों को जोड़ता है, जबकि लिंकिंग वर्ड से बड़े वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। आगे दोस्तों कौन सा रियोटोरिकल डिवाइस यानी कि कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे यूज किया गया है इन सेंटेंस में, वो आपको बताना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि ये जो नीचे दे रखे हैं टॉपिक, फिगर ऑफ स्पीच, इनका मतलब बता देना आपको। पैराडॉक्स क्या होता है, एंटीथेसिस क्या होता है, एलगोरी क्या होता है, इमेजरी और सैटायर क्या होता है। दोस्तों ये पेपर था आपका, और इसका जो सोल्यूशन है वो अभी देखते हैं अपन, फिर मेरे को आप बताएंगे कि एक तो वीडियो सॉल्यूशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। दोस्तों गलतियां हो सकती है, सबसे गलतियां हो सकती है, कोई अगर गलती हो, मिस्टेक हो, आप लिखना, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन थोड़ा बहुत भी, ठीक है, तो आप कमेंट करना, ठीक है, और बताना कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन। पैसेज में हमारा पहला सवाल था, वाई नरेटर कॉल्स हिज जर्नी ए सेकुलर पिलग्रिमेज। तो लेखक ने अपनी यात्रा को धर्मनिरपेक्ष यात्रा क्यों कहा है, बिकॉज ही कंसिडर गोपेश्वर एज ए स्पेशल प्लेस ऑफ कल्चरल अट्रैक्शन, ही इज़ नॉट ए रिलीजियस पर्सन। जो लेखक था वो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं था, और इस तीर्थ स्थल पे गोपेश्वर पर मतलब हर प्रकार का व्यक्ति आता था यहाँ पे, अलग अलग विश्वासों के, अलग अलग सिद्धांतों के, अलग अलग मूल्यों को, यानी कि अलग अलग जिसके बिलीफ होते थे, वैल्यूज़ होते थे, प्रिंसिपल्स होते थे, वो भी व्यक्ति आते थे, है ना, यहाँ पे गोपेश्वर में। इसलिए लेखक ने अपनी यात्रा को धर्मनिरपेक्ष यात्रा कहा है। दूसरा सवाल है, विच एक्टिविटी वाज बैंड ड्यूरिंग द वीक ऑफ नंदाष्टमी फेस्टिवल। तो 3 प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पे बैन थी, स्पिटिंग, कफिंग एंड पिसिंग। थर्ड है यहाँ पे, द इंसिडेंट्स ऑफ सेफर्ड इन द पैसेज पॉइंट ऑफ व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो चरवाहा था उसने वो क्या इंगित कर रहा है, ठीक है, उसने जो भी कहा चंडी प्रसाद भट्ट से कि मैं हाथों से इस फूल को नहीं तोड़ा है, मैंने मुंह से तोड़ा है, ताकि जो देवी है वो ये समझे कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए मुझे पाप नहीं लगेगा। तो हमें क्या पता चलता है इससे, एन इंडियन वैल्यूज, भारतीयों की जो मूल्य है, द डिविनिटी ऑफ नेचर,
प्रकृति की दिव्यता से संबंधित जो भारतीय विश्वास है वो हमें पता चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सेम एज रिवरेंस एंड मेक ए सेंटेंस ऑफ वर्ड। तो दोस्तों मैंने एक शब्द आपको बताया था अभी, वेनेरेट। वेनेरेट का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति अगर हमारा बहुत अधिक रिस्पेक्ट हो, मान सम्मान हो, उसको वेनेरेट करते हैं, और यही मतलब होता है रिवरेंस का। तो वेनेरेट को लेकर एक मैंने यहाँ पे वाक्य भी बना दिया है, दे वर फिल्ड विद वेनरेशन फॉर प्रीस्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये व्यक्ति हैं, ठीक है, इन व्यक्तियों के दिलों में उन पुजारियों के लिए बहुत मान सम्मान भर गया था। ये वाक्य बना दिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, बस मतलब पता रहना चाहिए। वेनेरेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्रति अगर अपन बहुत मान सम्मान रिस्पेक्ट रखते हैं तो। पांचवा, आइडेंटिफाई एंड नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज सेक्युलर पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है मेटाफोर। मेटाफोर कहाँ यूज होता है, जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में या व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही हो, कंपैरिजन किया जा रहा हो, ठीक है, यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है। हियर द ऑथर कंपेयर सेक्युलर पिलग्रिमेज, क्यों हुआ है उसका आंसर भी बता दिया मैंने। हियर द ऑथर, यहाँ पे जो लेखक है, कंपेयर तुलना कर रहा है, सेक्युलर पिलग्रिमेज धर्मनिरपेक्ष तीर्थ स्थल की किससे कर रहा है, अपनी धर्मनिरपेक्ष यात्रा से कर रहा है, ठीक है। इस धर्मनिरपेक्ष तीर्थ स्थल को वो तुलना कर रहा है धर्मनिरपेक्ष यात्रा से, ठीक है। दूसरा सवाल है, राइट शॉर्ट नोट्स लिखना, 10 नंबर के सवाल है। होमोफोन्स क्या होते हैं, ए वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनोदर वर्ड बट दैट हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग, एग्जाम्पल। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, मतलब आप जब इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको इनका जो उच्चारण है, इनका प्रोनाउंसिएशन वो सेम लग सकता है, लेकिन इनका अर्थ, इनका मतलब अलग निकलता है, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। जैसे कि मिनट, एक मिनट का मतलब होता है समय से संबंधित, और एक मिनट का मतलब होता है सूक्ष्म या वेरी स्मॉल। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देख लो, फ्लोर और फ्लोर, ठीक है। फ्लोर का मतलब फूल होता है और फ्लोर का मतलब आटा होता है। एक सी और सी, दोस्तों उच्चारण में तो आपको बोलने में समान नजर आ रहा होगा, लेकिन अंतर तो है दोस्तों। सी का मतलब होता है जिसमें डबल ई देखना है ना, और सी का मतलब समुद्र होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और लिटरेरी डिवाइस, एक और साहित्य का जो टूल है वो पढ़ते हैं, ओनोमाटोपोइया। इसका मतलब है द वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू द नॉइजेस दैट डिस्क्राइब्ड। अब दोस्तों कई ऐसी आवाज़ें होती हैं जैसे कि बीप, है ना, बूम, स्प्लाश, हु, बज, उप्स, आउच, वाव। तो जैसे मतलब वो ध्वनियाँ हैं, जो साउंड्स हैं, ठीक है, उनको वैसा ही लिखते हैं अपन इंग्लिश के अंदर। तो ये क्या कहलाता है, ओनोमाटोपोइया, ठीक है। रिदम के बारे में लिखना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन पोइट्री, कविताओं के अंदर रिदम इज एक्सप्रेस्ड थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। दोस्तों सिलेबल क्या होता है, सबसे पहले ये समझो आप, कोई भी शब्द होता है इंग्लिश का, कोई भी वर्ड है, उसके अंदर अलग अलग जो पार्ट कर लेते हैं। जैसे कि पोइट्री एक वर्ड यहाँ पे मैंने नीचे कर लिया है, ठीक है। तो पी ओ यहाँ पर भी दोस्तों एक वोवल आ रहा है, ई में भी वोवल है, ठीक है, और ट्राई है, इसमें कोई वोवल नहीं है। तो शब्द को इस तरह से अपन तोड़ लेते हैं जिसमें वोवल आ रहा है और वोवल नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सिलेबल कहलाते हैं। और इसमें ये भी देखते हैं कि स्ट्रेस्ड वर्ड कौन सा है, अनस्ट्रेस्ड वर्ड कौन सा है। अब रिदम, सीधा सा सिंपल ये समझो, रिदम एक टोन होता है, ठीक है, बोलने का एक तरीका होता है किसी भी शब्द को, ठीक है, वो रिदम कहलाएगी उसकी। जहाँ पे जिस शब्द में कुछ पार्ट में अपन मतलब जोड़ डालने का काम करेंगे, जैसे पोइट्री, पी ओ पर ज़्यादा दबाव डाला अपने, स्ट्रेट और ई और ट्राई पे बिल्कुल नहीं डाला, तो ये कहलाता है रिदम। रिदम इज ए स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ साउंड्स। तो जो रिदम है वो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है किसका, ध्वनियों का, शब्दों का, दैट इज यूज्ड इन म्यूजिक और पोइट्री। तो गानों के अंदर और कविताओं में जो रिदम होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है ध्वनियों का और शब्दों का। तो उसमें क्या देखते हैं, किस वर्ड पे अपने को स्ट्रेस देना है, किस वर्ड पे स्ट्रेस नहीं देना है। क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, इस पे भी आया है, क्वेश्चन इज इन राइटिंग्स कैन बी थॉट ऑफ एज द वे द वर्ड्स, सेंटेंसेज, पैराग्राफ्स एंड आइडियाज स्टिक टुगेदर। दोस्तों कोहेजन क्या होता है, एक लिटरेरी डिवाइस होता है ये भी, और इसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से शब्दों को, वाक्यों को और पैराग्राफ को और विचारों को किस तरह से एक साथ चिपका दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो आप, माई ग्रैंड मदर लव्स फिशिंग, स्विमिंग एंड कैंपिंग। किस तरह से दोस्तों तीनों शब्दों को मैंने एक साथ स्टिक कर दिया है, लिख दिया है,
ये एक तरीका होता है क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच। 10 नंबर का सवाल है दोस्तों, फिर से आप बटे में बटे ला सकते हैं, है ना। द प्लांट्स इन हर हाउस साइलेंटली बेग्ड टू बी वाटर्ड। बेग्ड मतलब भीख मांगना, वाटर मतलब पेड़ पौधों को पानी अपन जब लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों भीख कौन मांगता है? इंसान मांगता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूख गए हैं और वो पानी की भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को मानवीय गुण दे देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि मानवीयकरण अलंकार का यूज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे पौधों को अपन मानव के गुण दे दिए, है ना। बिकॉज हियर वी आर गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक, जो इंसान के जो गुण होते हैं और इंसान की जो विशेषताएं होती हैं हमने पौधों को दे दिए, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन अलंकार का यूज किया गया है। दूसरा है दोस्तों, बेरी बॉट ए बुक टू ब्रिंग टू द बैकयार्ड बारबेक्यू। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस का मतलब मत समझो, बस ये समझो कि जो बी अल्फ़ाबेट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप हिंदी के अंदर अनुप्रास अलंकार में भी कुछ ध्वनियों का आप रिपीटेशन देखते हैं, तो ऐसे इंग्लिश के अंदर अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो बिकॉज द अल्फ़ाबेट बी रिपीटेड 6 टाइम्स हियर, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, कैन यू स्पेयर योर वॉलेट। स्पेयर का मतलब खर्च करना, तो क्या आप वॉलेट को स्पेयर कर सकते हो? तो दोस्तों यहाँ पे सिने डोकी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। सिनेक डोकी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आता भी है कई बार लिखने के लिए। तो दोस्तों होता क्या, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो आप, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, वो समझो। इंग्लैंड लॉस्ट बाई 6 रन्स। तो जैसे क्रिकेट मैच होता है दो टीमों के बीच में, तो इंग्लैंड है वो 6 रनों से हार गए। इससे हमें समझ में क्या आता है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम हारी है, ना कि इंग्लैंड देश हारा है। भाई देश कैसे हार सकता है ना। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ही तो हारी है। तो एक वाक्य के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर अगर कोई शब्द वाक्य का पूरा अर्थ, पूरा मीनिंग बता देता है, तो उस वाक्य के अंदर दोस्तों हम कहेंगे कि सिनेक डोकी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी दोस्तों बिकॉज स्पेयर रिप्रेजेंट होल मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो जैसे कि आप अपने वॉलेट का कुछ हिस्सा खर्च कर सकते हो क्या, ये लिखा वहाँ पे। तो जो खर्च करना है इसका मतलब है कि आप मतलब पैसे दे सकते हो क्या, मतलब स्पेयर से अपन पूरा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग समझ गए हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन, या फिर आपको कोई भी कमी दिखती है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं फिर भी, लेकिन एक कमेंट जरूर आप करके जाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्मॉल डी, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। तो यहाँ पे जो स्पीकर है, वक्ता है, वो बोल रहा है कि वो भाग रहा है हवा से भी तेज। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो जोर डाल रहा है एक बात पे कि वो भाग रहा है कितना तेज, हवा से भी तेज। तो हाइपरबोली का यूज करते हैं अपन फिगर स्पीच में। हियर फास्टर देन द विंड कैन रिप्लेस सो फास्ट टू ड्रामेटिकली एग्जेजरेट दैट ही इज रनिंग वेरी फास्ट। एग्जेजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे दबाव डालना, जोर डाल के कोई चीज़ कहना। तो लेखक मतलब जो स्पीकर है वो एक बात पे ही जोर डाल रहा है यहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा भाग रहा है। आगे है डीप डाउन यू आर रियली सेलो। तो दोस्तों जैसे कि अपन किसी से बड़े आदमी से बात करते हैं, है ना, उससे डिबेट करते हैं, तो कहता है ना कि तुम्हारा सतही स्तर पे ज्ञान है, तुम अभी मैच्योर नहीं हो यार, ठीक है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की, रिसर्च करने की ज़रूरत है ना, गहराई तक जाने की ज़रूरत है। सतही स्तर का ज्ञान तुम्हें अभी है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों यहाँ पे डीप डाउन और जो सेलो, सेलो का मतलब सरफेस पे, सतही स्तर पे, और डीप डाउन का मतलब गहराई में। तो दोस्तों यहाँ पे विपरीत है वो अर्थ निकल रहा, तो इसलिए यहाँ पे पैराडॉक्स हो जाएगा। अपोजिट यहाँ पे मीनिंग निकलता है डीप डाउन और शैलो का। तो बिकॉज स्पीकर रिवील्स, रिवील्स मतलब उजागर करना, समथिंग ट्रू, कोई बहुत सच्ची चीज का उजागर कर रहा है लेखक या वक्ता। विच एट फर्स्ट सिम्स कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। मतलब एक तो डीप डाउन मतलब आपको गहराई तक पढ़ना चाहिए कोई भी चीज़, और सेलो का मतलब सतही स्तर, मतलब दोनों विपरीत अर्थ लेके आ रहे हैं, अपोजिट मीनिंग दोनों का निकल रहा है, यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज हुआ है। फोर्थ है दोस्तों, आपको मॉडल वर्ब जो है उनको मैच करना। जैसे कि मस्ट बी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, कोई अति आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा जरूरी हो। कुड बी का मतलब होता है संभव होना, पॉसिबल। माइट बी का मतलब पॉसिबल बट अनलाइकली, संभव तो है लेकिन कठिन है, हो नहीं सकता, ठीक है। कांट बी का मतलब है नियरली इम्पॉसिबल, यानी कि लगभग असंभव। नीड टू का मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन, कि कोई चीज़, कोई बात है वो
पूरी हो सकती है, कोई काम पूरा हो सकता है, तो ऑलमोस्ट सर्टेन यानी कि निश्चित रूप से निर्धारित है वो, इसका मतलब हो जाएगा। पांचवा सवाल है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ड्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेंटेंस के अंत में एक शब्द वर्ड दे रखा है, उसका सही रूप वो लिख देना है। जैसे कि द स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब कोई भी, जैसे कि कोई मूर्ति है, लुक्स, यहाँ पे रिक्त स्थान या ब्लैंक आया था, सिंपल, सिंपल तो लग रही है ये जो मूर्ति है। इनफैक्ट वास्तव में इट वाज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टू मेक, ये जो मूर्ति आपको दिख रही है वो सिंपल है, लेकिन जब इसको बनाया गया होगा तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हुई, काफ़ी ज़्यादा ये जटिलता ली हुई है ये मूर्ति। तो यहाँ पे ब्रैकेट में डिसीव दे रखा है दोस्तों। डिसीव का तो मतलब होता है भ्रामक रूप से, मतलब गलत, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीव एक वर्ब है, लेकिन लुक्स के आगे अपन इस डिसीव का संज्ञा का रूप लेंगे, नाउन लेंगे, इसलिए डिसेप्टिव आएगा यहाँ पे, डिसीव की जगह डिसेप्टिव। फिर दूसरा, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी मीन दैट इज वर्ल्ड ऑफ फिल्म इज कॉन्स्टेंटली, ब्लैंक दे रखा था चेंजेस, और यहाँ पे वाक्य के एंड में गो दे रखा है। गो की सही रूप लिखना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे फिल्म इज, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो कॉन्स्टेंटली के आगे अपन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, गो का गोइंग लिख के आ जाएंगे तो सही हो जाएगा। आगे है राज ब्लैंक दिल्ली लास्ट वीकेंड। तो दोस्तों जहाँ पे वीकेंड आता है, लास्ट वीकेंड आता है, तो वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, जहाँ पर अपन क्रिया का दूसरा रूप यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करता है, विजिट का विजिटेड हो जाएगा। डी, यहाँ पे देखो, माई अंकल ब्लैंक ए वॉच फॉर मी ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। तो दोस्तों जहाँ पे नेक्स्ट बर्थडे आता है वहाँ पे समझना अपने को फ्यूचर सिंपल आएगा, तो सेंड का यहाँ पे सही रूप लिख दो आप, विल सेंड हो जाएगा, है ना। फ्यूचर सिंपल में दोस्तों सब्जेक्ट के साथ अपने को विल अथवा सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। पांचवा, इट ब्लैंक्ड हैविली यस्टरडे। अब दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे कि आपको टेंस मालूम हो जाता है। यस्टरडे अपन पास्ट सिंपल में यूज करते हैं, तो रैन का यहाँ पे अपन लिख देंगे रैंड, क्योंकि क्रिया का दूसरा रूप लिख देंगे। फिर है एफ, वाई डज सी नॉट ब्लैंक टू स्कूल। यहाँ पे दोस्तों सी एक वचन है, सिंगुलर है यहाँ पे कर्ता, तो इसलिए गो का गोज लिख देंगे, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई ब्लैंक शुगर फॉर RS 40 किलो। तो दोस्तों जैसे कि कोई दुकानदार है, वो कह रहा है कि जो शुगर है मतलब चीनी है वो मैं बेच रहा हूँ 40 रुपये की किलो, तो आई एम सेलिंग आ जाएगा। एच पढ़ो यहाँ पे, व्हेन ही ट्रेवल माई सिस्टर यूजुअली ब्लैंक, और ब्रैकेट में दे रखा स्लिप, स्लिप एक वर्ब है, तो यहाँ पे यूजुअली वर्ड आ रहा है, तो सब अपने को कुछ वर्ड देख के ही अपने को टेंस मालूम हो जाता है कि ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो स्लिप का स्लिप्स हो जाएगा यहाँ पे। आई लिखेंगे, आफ्टर लिसनिंग द जोक सुमित स्टार्टेड ब्लैंक, और यहाँ पे वाक्य के एंड में गिगल दे रखा है। गिगल मतलब कोई अगर अनकंट्रोल्ड वे में, यानी कि कोई अनियंत्रित रूप से जोर जोर से हंसता, उसको गिगलिंग कहते हैं, तो स्टार्टेड गिगलिंग आएगा यहाँ पे। जे देख लो लास्ट, बी ब्लैंक इन द बस टुमारो मॉर्निंग, यहाँ पे रिक्त स्थान में अपने को क्रिया का सही रूप लिख देना है। तो जैसे कि टुमारो वर्ड से मुझे पता चल गया कि ये तो फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट कर्ता के साथ में क्रिया का पहला रूप आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ में विल अथवा सेल, प्लस में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल ट्रेवल हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट इडियम्स। तो दोस्तों जो आप कहावत मुहावरे होते हैं वही अपनों को बताना है। सबसे पहले तो इनका मतलब समझो, तो आपको कुछ पहले से ही दे रखा कि ये जो नीचे दी हुई इडियम्स है, ये जो मुहावरे दे रखे हैं, इन्हीं में से कोई एक आपको भर देना है। ये जो सवाल दे रखे हैं इन्हीं में से, तो पहले तो ये मतलब समझ में आना चाहिए, तभी तो सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। देखो पहला है कीप स्लैश प्लेस इन पर्सपेक्टिव। इस इडियम, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है कि अगर कोई समस्या या हमारे सामने कोई स्थिति पैदा होती है तो हम सोचने लग जाते हैं, है ना, और उसके कारण हम सोचने लग जाते हैं, ठीक है, कि यह समस्या स्थिति क्यों पैदा हुई है। आगे है ए फ्लेयर फॉर। ए फ्लेयर फॉर का मतलब क्या है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई काम एक व्यक्ति बड़े रोचक ढंग से, बड़े एक्साइटिंग वे से करता है। फिर आगे है इस्टेब्लिश्ड पैटर्न, मतलब परंपरागत रूप से जो पैटर्न चल रहा है, तो ऐसा पैटर्न जो कि रेगुलर हो उसे इस्टेब्लिश पैटर्न कहेंगे। लाइक ए डक इनटू वाटर। तो देखो जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ में कोई पहला काम कर रहा है, नया नया काम कर रहा है कोई,
ठीक है, तो डिस्कवर करता है। जैसे कि कोई सपोज करो पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो वो पहले तो चढ़ाई करना सीखेगा, तूफानों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेगा, तो कुछ डिस्कवर करेगा। तो नया काम करने से जब करता आदमी, तब वो डिस्कवर करता, खोजता, उसी को कहते हैं लाइक ए डक इनटू वाटर। आगे क्या लिखा, टॉय विद एन आइडिया। इसका मतलब है जैसे कि मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने डिसीजन अभी लिया नहीं है, लेकिन मैं सोच ही रहा हूँ, कैजुअली मैं सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उसका मतलब निकलेगा टॉय विद एन आइडिया। मतलब मैंने डिसीजन नहीं लिया ऑस्ट्रेलिया जाने का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैजुअली तरीके से। अब देख लो ये सेंटेंस दे रखे आपको, ठीक है। देखो इसमें एक और था, ड्रॉ योर अटेंशन, ये मैंने लिखा नहीं है, तो इस इडियम का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, ध्यान खींचना। तो पहले वाले में तो ये लिख देंगे अपन, आई वुड लाइक टू, रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक, द फैक्ट दिस एरिया हैज़ गॉन विदाउट वाटर फॉर ए होल वीक। मतलब मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो इलाका है इसमें पानी नहीं रहेगा आने वाले वक्त पे। रीना टुक टू एक्टिंग लाइक ए डक इनटू वाटर, मतलब रीना एक्टिंग सीख ही रही है, रीना एक्टिंग सीख ही रही है अभी, ठीक है। तो जब कोई नया काम करता है इंसान, तो डिस्कवर करता है, सीख रही है, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर आगे है सी हैड ब्लैंक सिंगिंग एंड डांसिंग विच मेड अप फॉर हर इनएबिलिटी टू लर्न स्क्रिप्ट। तो ए फ्लेयर फोर बताया था मैंने, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई एक व्यक्ति बड़े रोचक ढंग से काम करता है। तो जो मतलब एक लड़की है वो इस तरह से मतलब डांस और सिंगिंग कर रही कि वो अपना स्क्रिप्ट है वो भूल गई है। आगे है डी, माई फादर वांटेड मी टू फॉलो द ब्लैंक एंड प्रैक्टिस लॉ लाइक ही डिड एंड हिज फादर बिफोर हिम। तो मेरे पिताजी हैं वो चाहते हैं कि मैं भी कानून की पढ़ाई करूं, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो भी कानून की पढ़ाई किए हुए थे, और वो मेरे पिताजी हैं वो भी कानून की पढ़ाई उन्होंने की थी। तो जो परंपरागत रूप से चलता है कोई भी पैटर्न, उसको कहेंगे अपन इस्टेब्लिश पैटर्न। आगे है बट सिंस आई वेरी मच वांटेड टू बी ए सिंगर, मतलब मैं शुरू से ही एक गायक सिंगर बनना चाहता था। आई एम ब्लैंक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द होम बट कुड नॉट मस्टर द करेज टू सो डू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बचपन से ही मैं सिंगर बनना चाहता था, और मैं घर से चला भी गया, लेकिन मुझे कोई एक साहसी तरीका नहीं मिला जिससे कि मैं सिंगर बन पाऊँ। तो यहाँ पे कीपिंग इन पर्सपेक्टिव रहेगा, इसका मतलब बताया था मैंने कि कोई भी समस्या अथवा स्थिति आती है तो एक इंसान है वो कारण देखने लगता है, उसका समाधान करने की कोशिश करता है। कीपिंग इन पर्सपेक्टिव यहाँ पे सही इडियम होगा। आर्टिकल यूज करने तो बहुत आसान आया था दोस्तों, जैसे कि वी शुड ईट, अब एप्पल ए डे, ठीक है। तो जहाँ पे स्वर की ध्वनि आएगी, वोवल साउंड आएगा, वहाँ पर एन लिख देना है अपने को, और जहाँ पे व्यंजन अथवा कॉन्सोनेंट की ध्वनि आएगी तो उसके पहले ए लिख देना है। दूसरा यहाँ पे ही इज़ ब्लैंक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट के पहले एन आ जाएगा। ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रिकी है दोस्तों, सुनो आप, यूनिवर्सिटी को जब आप बोलते हो ना तो यू की सॉरी यह की साउंड आती है, यह की साउंड आती है। तो यह क्या चीज़ है, यह तो एक व्यंजन है, ठीक है, जिसको अपन वाई से लिखते हैं ना, वो वाला यह, और वो तो एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। तो यूनिवर्सिटी में यह की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम दोस्तों एन लिख के आ जाता है, जो कि गलत होगा, क्योंकि वो तो किसी स्वर की ध्वनि की यानी कि जो वोवल साउंड आता है उनके पहले ही आता है एन। तो ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे। गिव मी ब्लैंक बुक आई गिव यू यस्टरडे, तो किसी चीज़ की अगर बार बार चर्चा हो रही है तो वहाँ पे द का अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। आगे देखो, ऑलवेज हेल्प पुअर एंड नीडी, जब कोई हमें सलाह देने की बात करता है तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज करते हैं अपन। यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स, दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी रहने वाला है, देखेंगे ध्यान से। तो देखो लिंकिंग वर्ड्स क्या होता है, जो कि दो बड़े वाक्यों को जोड़ते हैं, और कंजक्शन भी दोस्तों दो वाक्य को जोड़ता है, लेकिन कंजक्शन छोटे वाक्य को जोड़ेगा, ये बड़े वाक्य को जोड़ते हैं लिंकिंग वर्ड्स। देयर वॉज हार्डली, हार्डली मतलब जो चीज़ मतलब नहीं हो सकती है या नेगेटिव इसका सेंस में निकलता है अर्थ। एनी स्पेस फॉर मी नेक्स्ट टू माई सन आई डिसाइडेड टू लीन बैक अगेंस्ट द विंडो एंड सिट थ्रू द नाइट। तो मान लो आप ये सोचो, आप जैसे कि मम्मी और जो उसका बेटा है वो
ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना जगह नहीं है सीट पर। तो मैंने सोचा कि मैं खिड़की के पास में खिड़की का सहारा लेकर के बैठ जाऊं पूरी नाइट, तो यहाँ पे सो आ जाएगा लिंकिंग वर्ड में। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो सवाल है वो पढ़ के देखो। सबसे पहले, परमानेंट डाइटिंग इज हार्डली फन, मैनी पीपल प्रेफर ए क्रेश डाइट। यहाँ पे CRASH है, CRASH। क्रेश डाइट क्या होती है कि जो लोग दुबला पतला होना चाहते हैं वो दोस्तों कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रेश डाइट कहते हैं। लेकिन अब दोस्तों रोटी छोड़ दी किसी ने तो ठीक है, और फल खा रहे हैं, अब दोस्तों फल से थोड़ा टाइम पे एनर्जी मिलती है। तो क्रेश डाइट से क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर होता है टाइम के साथ में, वही बताया गया। दिस कैन बी नॉट ओनली हार्मफुल, ये शरीर को नुकसान तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, टू हेल्दी बट आल्सो सेल्फ डिफेटिंग, मतलब खुद का नुकसान होता है। डिफेटिंग मतलब डिस्ट्रक्शन। आल्सो सॉरी, ये ब्लैंक था, यहाँ पे भी आपको लिंकिंग वर्ड लिखना है, जोड़ने वाला जो शब्द है वो लिखना था। जस्ट अ डे और टू ऑन ए क्रिस डाइट द बॉडी डिसाइड्स दैट फेमाइन, फेमाइन का मतलब अकाल, तो जो शरीर है वो सूखने लगता है, जैसे कि अकाल ही पड़ गया, हैज स्ट्रक एंड लोअर डाउन द बेसल मेटाबॉलिज्म। दोस्तों बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि शरीर के पास में कुछ एनर्जी बची रहती है, जब हम सोते रहते हैं ना तो शरीर कुछ एनर्जी बचा के रखता है, कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ को, कुछ अति आवश्यक गतिविधियों को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि श्वास आना है ना, ब्रीदिंग जब होती है उसमें एनर्जी लगती है शरीर की, है ना, और दिल की धड़कनें चलना, राइट, ये कहलाता है बेसल मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्रेश डाइट लेते हैं ना दुबले पतले होने के लिए, मतलब कुछ लोग हैं खाना छोड़ देते हैं, कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी वजह से उनके शरीर में कमजोरी वगैरह आती है। तो यहाँ पे मैंने लिंकिंग वर्ड लिख दिया है कि यहाँ पे एक जो लेखक है वो एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ को, व्याख्या कर रहा है, तो जनरली स्पीकिंग, अथवा इसकी जगह एज भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे आल्सो अथवा मोर एवर क्यों लिखा है, तो उसे यहाँ पे एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, हमारे कोई बात जोड़ के यहाँ पे कही जा रही है कि शरीर का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन बेसल मेटाबॉलिज्म वो भी कम हो जाता है शरीर का, और शरीर ऐसा लगता है मानो अकाल पड़ गया। तो यहाँ पे लेखक वो बात जोड़ के बता रहा है कि ये भी नुकसान होगा इसका, तो आल्सो भी यूज कर सकते हो और मोर एवर भी यूज कर सकते हैं एडिशन के अर्थ में। तीसरा, डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, यू आर मोर लाइकली टू और इट लेटर इन द डे एंड यू विल हैव लेस एनर्जी। तो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा यहाँ पे तो दोस्तों आपको अदरवाइज का आपको खुद ही सेंस समझ में आएगा कि इस रिक्त स्थान में तो अन्यथा आएगा, अदरवाइज लिख के आ जाना, नहीं तो तुम्हें बाद में ज़्यादा खाना पड़ेगा और तुम कम ऊर्जा को अनुभव करेंगे, ये थर्ड में लिखा हुआ था। फोर्थ है, वी ब्लैंक लिव इन डिफेंस कॉलोनी, तो हम भी डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, आल्सो लिख देना पहले ब्लैंक में। फिर वी यूज टू लिव इन पहाड़गंज, तो अभी तो डिफेंस कॉलोनी के अंदर रहते हैं अपन, लेकिन इससे पहले हम पहाड़गंज में रहते थे, तो ऑल्सो और बिफोर हो जाएगा। पांचवा, आई विल लैंड यू माई कार, लैंड मतलब उधार दे देना, वेन एवर जब कभी, यू नीड इट, तो जब कभी तुम्हें आवश्यकता होगी मैं अपनी कार तुम्हें दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर रियोटोरिक डिवाइस बताना है आपको, ये आपकी किताब के अंदर में से एक लेसन है उसी में से आया है। रियोटोरिक डिवाइस मतलब फिगर ऑफ स्पीच कह लो, लिटरेरी डिवाइस कह लो, एक ही बात है। पहला, ओ वर्ल्ड ऑफ द फ्री नेशंस ऑन दिस डे ऑफ आवर फ्रीडम वी ग्रीट यू। यहाँ पे दोस्तों मेटाफोर अलंकार का, मेटाफोर फिगर स्पीच का यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि हम भी स्वतंत्र हुए हैं, है ना, जैसे कि भारत स्वतंत्र हुआ, फ्रीडम मिली, और देश को भी फ्रीडम मिली, तो हम तुलना कर रहे हैं कि यार तुम भी आज़ाद हुए और हम भी आज़ाद हुए, ठीक है, ये कॉमन विशेषता है दोनों में कि आज़ाद हो गए बस। तो मेटाफोर वहीं यूज करते हैं जहाँ पे तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन चलता हो जहाँ पे। फिर दूसरा है, आवर्स हैज बिन एन एपिक स्ट्रगल कवरिंग मैनी ईयर्स एंड कॉस्टिंग मैनी लाइव्स, तो मतलब जो स्वतंत्रता का संघर्ष किया हमने, स्वाधीनता आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, तो इसमें बहुत सारी जानें चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेखक है दोस्तों यहाँ पे जोर डाल रहा है कि हमने स्ट्रगल किया, ड्रामेटिक स्ट्रगल, फिर वापस से स्ट्रगल ऑफ हीरोज, मतलब यहाँ पे संघर्ष पर है ना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है। तो हाइपरबोली वहीं पे यूज होता है जहाँ पर एग्जेजरेशन होता है, जहाँ पे दबाव डाला जाता है, जोर डाला जाता है किसी बात पे। तीसरा, माई कंट्री हैज़ टेकन नॉलेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
एंड हैज़ ऑफर्ड द नॉलेज एंड विजडम टू द वर्ल्ड। तो जो हमारा देश है उन्होंने उसने ज्ञान का प्रसार किया पूरे देश में। सी विल स्टैंड इट फॉर फॉरेंट, मतलब वो आगे खड़ी रहेगी। यहाँ पे सरोजनी नायडू जी की जो भाषण है वही दिया गया है दोस्तों, ये किताब के अंदर सरोजनी नायडू का भाषण था ये। ऑफ द सिविलाइजेशन सी विल कैरी हर लैम्प इनटू द डार्कनेस ऑफ स्ट्राइफ एंड स्ट्रगल। इसमें दोस्तों यहाँ पे सिमिली अलंकार का फिगर स्पीच सिमिली आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तुलना कर रहे हैं अपन, तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि कोई एक इंसान है, ठीक है, वो अपने ज्ञान से अपने नॉलेज से किसी का अंधेरा जैसे दूर कर सकता है, ठीक है, वैसे ही जो लैंप है वो भी तो अंधेरा दूर करता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है और एक लैंप है, लेकिन दोनों के बीच में एक कॉमन विशेषता है, ठीक है, एक कॉमन विशेषता की अंधकार को दोनों ही, डार्कनेस को दोनों दूर करते हैं, वहाँ पे सिमिली का यूज होता है। देखो सिमिली और मेटाफोर एक जैसे ही होते हैं। मेटाफोर के अंदर भी अपन दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करेंगे और सिमिली के बीच में दो व्यक्तियों की तुलना करेंगे, है ना, दो चीज़ों की भी तुलना हो सकती है। लेकिन मेटाफोर के अंदर विशेषता नहीं दी हुई थी। जैसे कि मैं कह दूँ ही इज ए लॉयन, तो वह शेर है, तो यहाँ पे कोई विशेषता थोड़ी दे रखी है। जैसे मैं कह दूँ सी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल विशेषता दे रखी है। तो मेटाफोर के अंदर तुलना करते हैं लेकिन विशेषता नहीं दी हुई थी, और सिमिली के अंदर विशेषता भी दी होती है। मतलब कॉमन गुण कौन सा होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, वो भी सिमिली के अंदर होता है। द बैटल फॉर फ्रीडम इज ओवर, द स्ट्रगल फॉर पीस बिगिंस। तो दोस्तों जैसे कि अभी स्वतंत्रता का जो हमारा युद्ध था वो खत्म हो चुका है, अब शांति को स्थापित करना है ना। पूरी दुनिया में अब शांति नहीं है, देश में शांति नहीं है। तो दोनों बातें विपरीत है, दोनों बातों अपोजिट है। एक तो हमें फ्रीडम मिल गया लेकिन अभी भी हमारा स्ट्रगल चल ही रहा है पीस को लाने के लिए, तो पैराडॉक्स आ जाएगा। मैन एंड वुमेन टुगेदर, मैन एंड वुमेन ऑफ ए कॉमन ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पे फिर से सिमिली का यूज होगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द सुटेबल एग्जाम्पल। पैराडॉक्स क्या होता है? ए स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स दैट सम टू मीन द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। पैराडॉक्स में अभी बताया है कि आपको दो विपरीत अर्थ दे रखे होंगे, ऑपोजिट अर्थ दे रखे होंगे। डू द थिंग्स यू थिंक यू कैन नॉट डू, तो वही काम करने चाहिए जो कि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो उल्टी बातें दे दी, अलग अलग बातें दे दी, है ना, ऑपोजिट बातें कही गई है यहाँ पे। एक तो आपको वो काम करने हैं और ये आपको नहीं भी करना है ना, यहाँ पे पैराडॉक्स यूज होगा। एंटीथेसिस क्या होता है दोस्तों? इट इज़ ए लिटरेरी टर्म, ये एक साहित्यिक शब्द है। एंटीथेसिस वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड एंटीथेटोन, तो ग्रीक भाषा के शब्द एंटीथेटोन से एंटीथेसिस बना है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ओपोजिंग आइडियाज़, तो एक विपरीत जो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपन एंटीथेसिस का यूज करते हैं। दैट कैन इम्पैक्ट ऑन लिसनर, जो कि एक श्रोता को प्रभावित करते हैं और पाठक को भी प्रभावित कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि एंटीथेसिस में होता क्या है कि दो सेंटेंस आपको दे रखे होंगे और दोनों ही ऑपोजिट होंगे, लेकिन एक कॉमन अर्थ उसका निकलता है और कोमा लगी हुई आएगी। दो वाक्य दे रखे होंगे दोस्त, दोनों ही विपरीत अर्थ के होंगे, है ना, ऑपोजिट मीनिंग निकलेगा और बीच में कोमा लगी हुई आएगी। जैसे कि होप फॉर द बेस्ट, तो हमें उम्मीद करना चाहिए अच्छे के लिए, लेकिन बुरे के लिए भी तैयार होना चाहिए हमें, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो एक तो अच्छा आ गया यहाँ पे और एक वर्स्ट आ गया, तो दो वाक्य दे रखे होंगे और ऊपर नीचे मतलब कोमा लगा के ये अलग होंगे, है ना। इस तरह से वहाँ पे एंटीथेसिस का यूज होगा। ऐसे ही दोस्तों स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, तो यहाँ पे फिर से दो वाक्य दे रखे हैं, है ना, कॉमा लगाए हुए दो वाक्य दे रखे हैं और दोनों का ही ऑपोजिट मीनिंग निकल रहा है, एंटीथेसिस का वहीं पर यूज करते हैं अपन। एल्गरी क्या होती है दोस्तों? एल्गरी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द ऑथर टेल्स अस द हिडन आइडियाज, ट्रूथ, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, बिलीव्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। एग्जाम्पल समझो, तो द पंचतंत्र टेल्स अस एल्गोरिकल स्टोरीज फॉर ऑफ एनिमल्स। देखो एल्गोरी क्या होता है दोस्तों? एक साहित्यिक टूल होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हो आप। इसमें लेखक बताता है छुपे हुए विचारों को, सच्चाई को और सिद्धांतों को, मूल्यों को और विश्वासों को, किसकी सहायता से? पात्रों और घटनाओं की सहायता से। समझ में आ गया? तो हिडन आइडियाज, ट्रूथ, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, बिलीफ को बताने के लिए लेखक कैरेक्टर और घटनाओं, इवेंट्स का यूज करता है। जैसे कि पंचतंत्र आपने पढ़ी है, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी हुई पंचतंत्र, उसके अंदर दोस्तों जानवर हैं, है ना, जो जानवर है वो कैरेक्टर हैं और उनके माध्यम से हमें बढ़िया बढ़िया जो बातें हैं वो सिखाई जाती है, तो वहाँ पे एल्गरी का यूज होगा।
इमेजरी क्या होती है दोस्तों, जैसे कि हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं ना, जैसे कि ईयर होता है, ठीक है, नोज़ होता है अपना, स्किन होता है, टंग होता है, आइज होता है, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, ये हमारे सेंसेस है, 5 सेंसेस। तो मान लो मैं कह दूं कि मैं उत्तराखंड गया, फिर मैं केदारनाथ गया, ठीक है, वहाँ पर मैंने बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, ठंडी हवाएं चल रही थी, ठीक है, और बरसात आने लगी वहाँ पर, ठीक है, और मैं भीग गया। तो आप खुद फील करने लग रहे हो कि मतलब ठंडी हवा का भी आप मतलब फील कर रहे हो, आप बरसात को भी आप फील कर रहे हो, राइट। और मेरा जो शरीर है वो बीमार पड़ गया, मेरा जो शरीर है वहाँ पे मतलब मैं कंपन करने लगा, वाइब्रेट करने लग गया। तो जब आपके जो सेंस है दोस्तों, उनके माध्यम से आप लेखक जो कहना चाहता है सेम टू सेम वही फील करो, तो वहाँ पे इमेजरी का यूज होता है, समझ गए। तो इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस, इमेजरी रेफर्स टू लैंग्वेज दैट स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित होना द रीडर्स सेंसेज। तो लेखक है ना, ऑथर है, वो इस तरह से बातों को लिखता है कि जो रीडर है, पाठक है, उसके जो सेंस है, 5 सेंस है, वो स्टिमुलेशन उसके अंदर आ जाए, यानी कि वो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनके माध्यम से वो समझने की कोशिश करे वहाँ पर जो लिखा हुआ है। इट इज़ यूज्ड इन पोएट्री, नॉवेल्स एंड अदर राइटिंग। तो कविताओं के अंदर, उपन्यासों के अंदर और जो अन्य लेखन होता है उसके अंदर इमेजरी का यूज करते हैं। दैट यूजेस विविड डिस्क्रिप्शंस दैट अपील्स टू ए रीडर सेंस टू क्रिएट एन इमेज और आइडिया इन दियर हेड। तो जो सेंस है उनके जरिए जो लेखक है वो कोई चित्र या कोई विचार है वो पाठक के मन में प्रस्तुत करना चाहता है, वहाँ पे इमेजरी का यूज होता है। थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के माध्यम से इमेजरी डज नॉट ओनली पेंट ए पिक्चर बट एम्स टू पोर्ट्रे द सेंसेशनल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस विद इन टेक्स्ट। तो यहाँ पे ना सिर्फ पिक्चर बनती है रीडर के मन में, लेकिन और इमोशनल एक्सपीरियंस भी उसके अंदर जो पाठक है वो समझ जाता है सेंस के माध्यम से। सेटायर क्या होता है दोस्तों, सेटायर को अपन ताना भी कह सकते हैं और व्यंग्य भी कह सकते हैं, कि मतलब कई बार घर वाले इस तरह का ताना कह देते हैं कि हमें तो बुरा तो नहीं लगता है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो वही दोस्तों चीज़ है। इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस यूजिंग दिस ऑथर क्रिटिसाइज, आलोचना करता है, पीपल और आइडियाज इन ए ह्यूमरस, मतलब एक मनोरंजन के रूप में, एक मनोरंजन के तरीके से जो लेखक है वो लोगों का और विचारों को की आलोचना करता है, ताकि बुरा भी ना लगे और संदेश भी पहुंच जाए कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग सार्काज्म, तो एक बहुत ही एक मजबूत ये आलोचनात्मक प्रक्रिया है। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सपोजिंग, एक्सपोज मतलब रिवील करना, उजागर करना, द गवर्नमेंट। अब जैसे गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी लोग हैं वो भ्रष्टाचारी, करप्ट है, उनके बारे में बता देना। कॉरपोरेशंस, इंडिविजुअल, सोसाइटी, तो दोस्तों निगमों के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, और कोई एक व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो सकता है। सोसाइटी में भी अच्छे लोग कई बार नहीं होते उसकी वजह से, मतलब वो काफ़ी कुछ लोग स्वार्थी होते हैं ना, तो सभी के असली चेहरे बता देना, सभी की सच्चाई उजागर कर देना, है ना, वो कहलाएगा सेटायर। तो इट इज़ यूज इन म्यूजिक, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन शो, लिटरेचर। तो जो सेटायर है, जहाँ पे लेखक व्यंग्यात्मक ढंग से मतलब सार्काज्म करता है, वो क्रिटिसाइज करता है लोगों को, सरकारों को, समाजों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को। और ये गाने में, फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री में, टेलीविज़न शो में और साहित्य में यूज होता है। तो दोस्तों इस तरह से जून 2024 का पेपर है वो हमने अटेम्प्ट कर लिया है। आई होप इससे ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। दोस्त अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट करना और बताना आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, और कोई सजेशंस है, कहीं पे मिस्टेक हुई है तो वो भी ज़रूर आप बता देना, क्योंकि मैं भी लर्नर ही हूँ दोस्तों, और गलतियाँ हो सकती है, गलतियाँ इंसानों से होती है। तो जून 2024 का जो पेपर है वो हमने सोल्व कर लिया, बेगला 137। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।